अलैक्म। चलिए आज हम पहला चैप्टर शुरू करने लगे हैं। ये जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन MA2 का पहला चैप्टर कि कॉस्ट को ना हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी कॉस्ट हैं, तो हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ना हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना उसका मकसद समझ लो। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक मकसद वो है, वो मकसद ये है कि ना हमने एक यूनिट की ना, एक जो यूनिट जो हमने बनाया है उस यूनिट की हमने कॉस्ट निकालनी है। ठीक है। ये पूरी आपकी बुक का थीम ये होगा कि आप एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे होगे कि इस एक यूनिट को बनाने के लिए मेरी जितने भी किस्म की कॉस्ट आई हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई यूनिट बनाया, कोई आपने फ़ोन बनाया। ठीक है, फ़ोन बनाने के लिए आपको कोई मटेरियल लगा है, मतलब वो जो फ़ोन बना होगा, आईफोन बना रहे हो आप लोग, तो उसके ऊपर आपको कोई मटेरियल लगा होगा, जैसे प्लास्टिक लगी है, कोई आपने रैम लगाई है, उसके अलावा कोई शीशा ग्लास वगैरह लगा है। ठीक है, कोई रबड़ वगैरह लगी है, आपने उसके ऊपर बटन शटन दिए हैं, कोई मतलब साइड पे आपने कवरिंग एरिया दिया हुआ है, कोई आपका स्टील लगा है, तो जितना भी मटेरियल लगा है, एक चीज, कोई भी एक प्रोडक्ट तीन चीजों से मिलकर बनती है। यह उसके ऊपर कोई लेबर लगी है। ठीक है, पहली चीज क्या होती है, उसके ऊपर ये मटेरियल लगा होगा। फिर वो जो मटेरियल जब आ जाता है तो उसके ऊपर लेबर वर्क करती है, तो उसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस हुए होते हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस से मुराद क्या होते हैं जी, कोई दूसरे खर्चे। मिसाल के तौर पे कोई अगर आप फोन बना रहे हो तो आपको कोई मशीन चाहिए होगी, उसके लिए उस मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए होगी, पेट्रोल चाहिए होगा। ठीक है, उस मशीन को आपने ग्रीस करना होगा, आपको कोई लुब्रिकेंट ऑयल चाहिए होंगे। मतलब एक तो डायरेक्ट मटेरियल है ना, जो प्लास्टिक आपको चाहिए, वो तो आपका मटेरियल हो गया ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ो भी, कि वो तो आपका मटेरियल हो गया। किसी भी एक यूनिट को आप बना रहे हो, किसी भी एक प्रोडक्ट को बना रहे हो, कोई भी चीज़ समझ लो, जैसे कि आप एक आईफोन बना रहे हो तो उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल में गिलास वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया। फिर आपको लेबर चाहिए होगी जो उसको बनाएगा। ठीक है, और उसके अलावा भी उसके ऊपर कोई खर्चे होंगे, कोई उसको ग्लू श्लू लगेगी, कोई उसको आपने क्या करना होगा, मशीन से प्रेस करना होगा, उसके ऊपर बिजली वगैरह लगेगी, बिजली से आप उसके जो टांके वगैरह हैं वो लगाओगे। तो इन तीन चीज़ों से मिलके एक जो है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाती है। आप कह सकते हो कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है ना, वो किन तीन चीज़ों से मिलके बनती है, मटीरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। यानी मैं कहूँ कि अगर हम मटेरियल को डिटेल में पढ़ लें, अदर एक्सपेंसेस को डिटेल में पढ़ लें, लेबर को डिटेल में पढ़ लें, तो हमें पता लग जाएगा कि एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट क्या होती है। और यही आपकी तकरीबन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक्स होंगे। आपकी जो MA2 है उसके अंदर मटेरियल का अलग चैप्टर बना होगा, लेबर का अलग चैप्टर बना होगा, अदर एक्सपेंसेस का अलग चैप्टर बना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यह कह देता हूँ कि ये जो हमने आईफोन बनाया है एक, उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो हम कहेंगे, मैं एक एजम्पशन ले लेता हूँ कि हमारा जो मटेरियल लगा ना उसके अंदर लगा 100 रुपये का। हमने जो लेबर को पैसे दिए हैं, ठीक है, लेबर को पैसे दिए हैं 20 रुपये। और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, OE का मतलब अदर एक्सपेंसेस 5 रुपये के। तो हमारा इस वक्त ये 125 रुपये का एक यूनिट हमें कॉस्ट की है। तो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक मकसद क्या होता है कि हमने एक कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है एक चीज की। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाईजान कॉस्ट जो है वो है क्या। कॉस्ट को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे इंसानों की बहुत सारी कैटेगरीज है ना। अब छोटे कद का इंसान, बड़े कद का इंसान, मोटा इंसान, पतला इंसान, ठीक है, काला इंसान, गोरा इंसान। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा लंबे बालों वाले इंसान, छोटे बालों वाले इंसान, ठीक है, लंबे कद वाला इंसान, छोटे कद वाला इंसान, शार्प माइंडेड इंसान, इंटेलिजेंट इंसान। तो इंसानों की काफ़ी सारी कैटेगरीज है। तो इसी तरीके से होगी तो सारी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन उनको हम डिफरेंट अपने समझने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे कि ये कॉस्ट मटीरियल है, ये कॉस्ट लेबर के ऊपर लग रही है, ये कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एग्जांपल लगा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये वाली खर्चा आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे अंदर क्या नाम लेते हैं, कोई लुब्रिकेंट वगैरह लेके आए हैं तो ये लुब्रिकेंट मटीरियल के ऊपर ही खर्चा आ रहा है। और इसके अलावा हमने कोई और भी किसी किस्म का खर्चा किया, तो हम सारे खर्चों को सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट के प्रिंसिपल्स के तहत कि इस तरह की हमारे पास कॉस्ट होती है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट मैंने आपको बता दी कि कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कि एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट होती है हम उसको कहेंगे वो हमारी कॉस्ट पर यूनिट होती है। और कॉस्ट क्या होती है, मतलब कि अगर मैं कॉस्ट को डिफाइन करूं तो कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे ऑल एक्सपेंसेस जो हमने लगाए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ऑल एक्सपेंसेस जो हमने कैरी आउट किए हैं टू मेक वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट। ये इसकी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन कि एक यूनिट को बनाने के लिए तमाम खर्चे, तमाम से मुराद मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस जितने भी थे, उन सबको कहेंगे हम ये आपकी है कॉस्ट। और एक यूनिट को बनाने के लिए अगर जितने भी खर्चे हैं वो क्या होंगे, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो अब
हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं जी कॉस्ट सेंटर क्या होता है सबसे पहले तो। मिसाल के तौर पर हमारा एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में आपको पता है डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप क्या करते हो? आप शर्ट बनाते हो, स्टिचिंग का काम करते हो। आप शर्ट्स बना के बेचते हो, ठीक है। स्टिचिंग है, मतलब आपका काम है शर्ट्स को सेल करना। तो ये पहला आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या होती है? कटिंग, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आपकी क्या होती है? आयरनिंग। आयरनिंग मतलब इस्त्री होती है यहाँ पे अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है? स्टिचिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? फिनिश, डब्बे में पैक कर दिया जाता है। तो ये आपके 4 कॉस्ट सेंटर हैं जहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। इनका अलग नाम भी हो सकता है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। मतलब प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, इसका मतलब कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होंगे जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। जी, उसकी एग्जांपल ये है कि हम फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में हमारा एक डिपार्टमेंट है, जैसे कैंटीन का डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे एक रिपेयर और मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है। वो क्या करता है, जब भी कोई मशीन वगैरह खराब होती है तो हमें बाहर से नहीं बनवाने पड़ते बंदे, हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, वहाँ पे वर्कर्स बैठे हैं, वो आके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों की मशीनों को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। तो खर्चा कैंटीन में भी हो रहा होगा, खर्चा रिपेयर वालों के ऊपर भी हो रहा होगा, लेकिन कटिंग में भी हो रहा होगा, आयरनिंग में, स्टिचिंग में, फिनिशिंग में भी हो रहा होगा। तो ये कौन से सेंटर है? सेंटर से मुराद ये एक एरिया जहाँ पे हमारी कॉस्ट लग रही है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। कौन से कॉस्ट सेंटर है? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। और ये हमारे कौन से सेंटर होंगे? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो हमारा बेसिक मकसद ये था, ये देखना कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो कॉस्ट सेंटर या तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो सकता है, या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे हम खर्चे कर रहे होते हैं, एक फैक्ट्री के जहाँ तमाम खर्चे हो रहे होते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ तक। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? और कॉस्ट सेंटर कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें होने वाले खर्चे, उनको हम डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। फिर कोई डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जो हमारी एडवर्टीजमेंट करता है, तो हम उसको कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब हमारे इश्तेहार चलाता है। तो ये भी एक कॉस्ट सेंटर है, यहाँ पे भी खर्चा होता है, ठीक है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेसिकली है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होती है। अब हमने कॉस्ट को ना तकसीम करना है। कॉस्ट को तकसीम करने के लिए ना 4 तरीके हैं। या कॉस्ट को हम बाय नेचर तकसीम कर दें, ठीक है। या हम कॉस्ट को बाय फंक्शन तकसीम कर दें, ठीक है। ये एज इट इज आपने नोट डाउन कर लेना है, अपने पास याद भी रख लेना है। मैं पीडीएफ आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। फिर हमारी प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है। फिर हम कॉस्ट को बाय बिहेवियर, तो ये वो जैसे ही मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी कि बड़े कद वाला इंसान, छोटे कद वाला इंसान, मोटा इंसान, पतला इंसान, लंबे बाल वाला इंसान, छोटे बाल वाला इंसान, काला इंसान, गोरा इंसान, मोटा इंसान, पाकिस्तान में रहने वाला इंसान, बांग्लादेश में, इंडिया में रहने वाला इंसान। तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसको तकसीम कर दिया। तो ये वो पॉसिबल कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम कॉस्ट को तकसीम कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन हर कैटेगरी को पढ़ते जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कॉस्ट को हमने किस तरीके से कैसे क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है बाय नेचर। बाय नेचर हम कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं? नेचर में ना याद रखना कि हमारे 3 एलिमेंट्स बाय नेचर, जो हम जो कॉस्ट को डिवाइड करते हैं ना, वो क्या है? नेचर के हिसाब से देखें, या तो खर्चा मटेरियल पे हो रहा होगा, या वो खर्चा किस पे हो रहा होगा? लेबर पे हो रहा होगा, या वो खर्चा किस पे हो रहा होगा?
अदर एक्सपेंसेस होंगे, कोई कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है। तो बाय नेचर कॉस्ट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि या वो मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, या वो लेबर पे खर्चा हो रहा है, या एक्सपेंस पे खर्चा हो रहा है। कोई सवाल यहाँ तक? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। ठीक है। इस खर्चे को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि ये खर्चा डायरेक्ट खर्चा है, ये खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, ये चीज जरा ना अच्छे तरीके से गौर से सुननी है। ये खर्चा डायरेक्ट खर्चा है, ये खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा है। ये क्लासिफिकेशन अगर यहाँ ना समझी तो आगे जाके बहुत तंग करेगी। डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा। अच्छा जी। माजरत, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी। सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि जी बाय नेचर तीन तरह के खर्चे हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर और कोई भी अदर एक्सपेंसेस उसके ऊपर हो सकता है। ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं जी डायरेक्ट खर्चा क्या होता है। डायरेक्ट खर्चे से मुराद, एक निशानी याद रख लेनी है आपने, डायरेक्ट खर्चे से मुराद जो कि एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए आप एक्यूरेटली या प्रिसाइजली मैयर कर सको। एक यूनिट बनाने के लिए इतना डायरेक्ट मटेरियल लगा। मिसाल के तौर पर आप बिरयानी बनाते हो, ठीक है, आप सेवर वाले हो, आप पुलाव बनाते हो। आपको पता हो कि एक जो पुलाव की प्लेट बनाने के लिए ना आपके चावल लगे हैं फॉर एग्जांपल 200 ग्राम। तो आप कहोगे ये जो 200 ग्राम है ना चावल, ये डायरेक्ट मटेरियल है। क्योंकि एक प्लेट बनाने के लिए आपको पता है एक्यूरेटली प्रिसाइजली, आप एक यूनिट के लिए जिस खर्चे को एस्टिमेट कर सकते हो, जिस मटेरियल को एस्टिमेट कर सकते हो कि ये एक यूनिट बनाने के लिए इतना लगा है, तो आप उसको कहोगे कि ये क्या, डायरेक्ट मटेरियल है। और मिसाल के तौर पर उसके अंदर आपने देखा होगा स्टार फिश घूम रही होती है। स्टार फिश मतलब वो जो तेज पत्ता घूम रहा होता है और वो एक स्टार की तरह की होती है, ब्लैक ब्लैक, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो वो जो छोटी छोटी काली मिर्चें घूम रही होती हैं, तो अब आपको क्या पता कि वो एक प्लेट बनाने के लिए वो काली मिर्चें कितनी लगेंगी, काली मिर्चों के दाने। तो वो काली मिर्चों का जो दाना है, एक प्लेट में कितने आते हैं, कभी एक प्लेट में ज्यादा रहते हैं, कभी एक प्लेट में कम आ जाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या, जो एक यूनिट बनाने के लिए हम प्रिसाइजली एक्यूरेटली मेजर कर सकें कि एक यूनिट बनाएंगे तो इतना मटेरियल लगता है, तो वो हम कहेंगे कि ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। और इसकी दूसरी निशानी, दूसरी निशानी क्या है, दूसरी निशानी ये है कि वो सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा मटेरियल का। अब इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा हो। मिसाल के तौर पे एक जो हमने सेवर की बिरयानी की प्लेट बनाई है, उसके अंदर जो चावल डले हैं, उसके अंदर जो मटेरियल शटीरियल जितना भी डला है, वो 100 रुपए का डला है। मतलब उसके अंदर जो चावल डले हैं, उसके अंदर जो घी डला है, उसके अंदर जो मसाला जात डले हैं किसी भी किस्म के, वो सब कुछ जो है ना वो 100 रुपए का डला है। ठीक है। लेकिन उस 100 रुपए में से ना 70 रुपए के सिर्फ चावल डले हैं, बाकी 30 रुपए की ना अदर चीजें डली हैं, कोई कोई और मसाले वगैरह डले हैं 30 रुपए। तो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन है मटेरियल में, राइस। अगर एक राइस सिग्निफिकेंट, एक चीज सिग्निफिकेंट पोर्शन है किसी चीज का, मतलब ये जो मटेरियल है इस कॉस्ट पर यूनिट में सिग्निफिकेंट पोर्शन बन गया। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो चावल है ना, चावल, ये चावल हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। तो सिंपली आपने जो बेसिकली याद रखना है ना चीज़ों को, वो ये क्या है, अगर कोई भी हमारे पास दिया हुआ है मटेरियल, वो डायरेक्ट मटेरियल तब होगा जब हमें पता हो कि एक यूनिट बनाने के लिए इतना मटेरियल लगेगा। आप चेयर्स बनाते हो, आपको पता हो कि एक चेयर बनाने के लिए ना इतना फट्टा लगेगा, मतलब 2 मीटर का फट्टा लगेगा। वो तो 2 मीटर का फट्टा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन उसमें कितने कील लगेंगे, कितना ग्लू लगेगा, वो आप एक यूनिट को बनाने के लिए क्या कर सकते हो, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरीके से जो क्या नाम लेते हैं, चेयर है, उसके अंदर जो फट्टा लगा होता है, चेयर के अंदर सिग्निफिकेंट जो मटेरियल है वो फट्टा लगा होता है ना। कीलें वगैरह तो आपको बहुत थोड़ी सी नजर आ रही थी, मतलब 20 रुपए की कील लगी हुई है और 200 रुपए का फट्टा लगा हुआ है। ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तब भी हम पता लग सकता है कि हमें ये क्या है, ये इसका डायरेक्ट मटेरियल। तो इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर पे आए। मिसाल के तौर पर एक यूनिट बनाने के लिए हम लेबर को कितने पैसे देंगे। मिसाल के तौर पर हम चेयर बना रहे हैं, और चेयर बनाने के लिए, एक चेयर बनाने के लिए जो लेबर है ना उसको हम 200 रुपये देते हैं। ठीक है। एक चेयर बनाने के लिए हम लेबर को क्या देते हैं, 200 रुपये। तो वो जो 200 रुपया है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
इसी तरीके से जो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मिसाल के तौर पर हमने उस चेयर बनाने वाले बंदे के मजदूर के साथ एक छोटू खड़ा किया हुआ है, ठीक है। उस छोटू को भी हमने क्या किया, वो चीज़ें पकड़ाएगा, उठा के देगा, लेकिन उसको हमने बता दिया कि भाई तुमने 20 रुपये देंगे हम तुम्हें। अब वो हमें ये नहीं पता कि एक यूनिट बनाने के लिए हमने छोटू को कितने पैसे दिए। हमने तो छोटू को खड़ा कर दिया, दिन में जितने मर्जी यूनिट्स बने तो वो छोटू इसकी मदद करता रहेगा। तो छोटू की जो तनख्वाह है वो कहाँ जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो चेयर जो हमारा लेबर है, जो चेयर बना रहा होगा, उसके जो पैसे होंगे, वो हमें पता होगा कि एक चेयर बनाने के लिए हमने इसको इतने पैसे दिए हैं। तो हम उसको कहाँ क्लासीफाई कर देंगे? डायरेक्ट लेबर में। और उसकी जो दूसरी कॉस्ट है छोटू की, वो कहाँ कर देंगे? इनडायरेक्ट लेबर में। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे अब मैं किसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हम चेयर बना रहे हैं, तो उसमें जो वुड है वो हमारी क्या होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। उसमें कोई हमें पता लग जाए कि एक चेयर बनाने के लिए हमारी इतनी कीलें लगी हैं, ठीक है। सॉरी, ये आयरन, लोहा, मतलब उसके साथ हमने कोई अटैच किया है, उसके बाजू शाजू लोहे के लगाए हैं, नीचे जो उसके पहिए शही हैं वो लोहे के लगाए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि हमें पता होगा कि हमने एक यूनिट बनाने के लिए कितने लोहे के स्टील के पाइप लगाए हैं उसके साथ, ठीक है। नेल्स की बात कर रहा था कि मैं नेल्स यानी कील जितने लगाए होंगे हमने, वो क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। आईडीएम का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, हमें नहीं पता। या फिर वो सिग्निफिकेंट पार्ट है ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट है, 20 रुपए के कील लगे हुए हैं सिर्फ, और पूरी चेयर 500 रुपए की बनी हुई, ठीक है। तो फॉर्म उसके ऊपर लगा हुआ है, हमें पता है एक चेयर को बनाने के लिए जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। एक चेयर को बनाने के लिए उसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है, हमें पता होगा कि एक चेयर को बनाने के लिए इतने का कपड़ा लगता है, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। एक चेयर के ऊपर स्प्रिंग कितने लगेंगे? हम अच्छी चेयर्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइज, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब एक चेयर के ऊपर लकड़ियों को जोड़ने के लिए जो ग्लू है, वो कितनी लगेगी? वो आईडीएम है भाई, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। फिर उसके ऊपर पेंट कितना हुआ है? पेंट का तो डब्बा लाए हैं, वो कभी हमारा वर्कर 10 बंदों पे 10 उस पे कर देता है चेयर्स के ऊपर, और कभी हमारा वर्कर क्या कर देता है? 5 पे कर देता है। तो वो नहीं पता हमें कि हम पेंट को एक्यूरेटली मेजर भी नहीं कर सकते कि ये एक चेयर के ऊपर कितना लगता है, वो भी क्या हो जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट। और पेंट भी वैसे भी दूसरी शर्त भी लगा के देखें अगर हम, कि वो सिग्निफिकेंट पोर्शन है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? खुद ब खुद इनडायरेक्ट। यानी वो कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पोर्शन है ही नहीं। पॉलिश, आईडीएम है, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन होगी। डायरेक्ट, जब भी डायरेक्ट देखना हो कोई चीज़ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो अपने पल्ले बांध लो को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन हमें कैसे पता लगेगी? कि कॉस्ट पर यूनिट अगर हमें एक्यूरेटली मेजर कर सके हम किसी चीज़ की, कि एक यूनिट के लिए बनाने के लिए इतना मटेरियल लगा, इतने चावल लगे, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट मटेरियल है। एक यूनिट बनाने के लिए फॉर एग्जांपल लगे हैं 200 रुपए के मटेरियल, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 80-90 रुपए के, 120-30-40 रुपए के चावल लग गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है कॉस्ट का, ठीक है। तो हम इन दो टेस्ट से गुजारेंगे। अगर एक टेस्ट में भी वो फेल हो जाता है या एक टेस्ट में, तो हम उसको कहेंगे कि ये भाई सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? इनडायरेक्ट में। उसके अलावा लेबर में भी हमने ये पढ़ा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब तक हमारा कोई सवाल हो तो बता दो। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस कोई, इसके अलावा हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस करना है। मिसाल के तौर पर हमने एक शॉपर चढ़ाना है। हमें पता है कि एक शॉपर है ना जो चेयर के ऊपर है ना, वो इतने का चढ़ता है, तो वो एक शॉपर का हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने कोई उसके ऊपर कोई और पैकिंग कॉस्ट करनी है, जैसे हमने उसके अंदर कोई फॉर्म या रुई भरनी है। वो कभी रुई हम ज्यादा भर देते हैं, कभी हम कम भर देते हैं, कभी हम उसको क्या नाम लेते हैं, लोकल से डब्बे में भेज देते हैं, कभी किसी और चीज में। मतलब कोई ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई ना कर सकें, या वो इनसिग्निफिकेंट हो, तो हम कहेंगे वो इनडायरेक्ट खर्चा है। ना वो मटेरियल है, ना वो लेबर है, वो कोई और खर्चा है, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे भी सही। हम इसको कहाँ पे डील कर रहे थे? ओवरहेड्स के अंदर। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं नहीं। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी, मैं इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ एक छोटी सी। कि फॉर एग्जांपल आप चेयर बना रहे हो, तो जो चेयर बनाते हुए जो आपकी लेबर की तनख्वाह है, वो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डीएलसी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। जो मशीन ऑपरेटर कह लो आप इसको, डिफरेंट वर्ड से वो आ सकता है, कि मशीन ऑपरेटर की तनख्वाह, आपको पता होगा उसको ऑपरेट करने के लिए आप कितने पैसे दे रहे हो एक यूनिट के लिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन वहां पे कोई सुपरवाइजर घूम रहा है,
वो जनरल सुपरवाइजर है, वो उसने उसका काम यही है कि भाई वो मशीनों को देखता है, हमें नहीं पता वो एक यूनिट बनाने के लिए कितने पैसे ले रहा है। तो वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो हम बातों को समेटते हैं और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ छोटी सी एक समरी बना लेते हैं। वो समरी क्या है कि हमने पढ़ा, जो कॉस्ट होती है ना, वो दो तरह से होती है। या वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, या वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने पढ़ लिया था कि वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, हमारा डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, और हमारा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल में भी ये चीज़ें होती हैं कि हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकती है, और इनडायरेक्ट कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। तो हम इन तीनों को अगर जमा कर लें, यहाँ पे कोई भी अमाउंट है मिसाल के तौर पे, इन तीनों का अगर सम कर लें, सम ऑफ ऑल ऑफ दिस कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम कहेंगे हमारी क्या है, प्राइम कॉस्ट। प्राइमरीली हमारी ये कॉस्ट, मतलब ज्यादातर हमारी यही कॉस्ट लग रही होती है। अगर हमारी 500 रुपये कॉस्ट लगी है तो उसमें से डायरेक्ट मटेरियल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी। 300 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा होगा, लेबर को हमने तकरीबन 100 रुपये की हमने लेबर कॉस्ट दी, पे की होगी। और उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 रुपये की होंगे, बाकी जो पोर्शन है ना वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होगी। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल की शक्ल में भी हो सकती है, लेबर की शक्ल में भी, और एक्सपेंसेस की भी शक्ल में। तो अभी तक हमने जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन देखी है वो सिर्फ बाय बिहेवियर, सॉरी बाय नेचर देखी। ठीक है, और हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अभी जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है सारी, हम इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इनको एक यूनिट के लिए कॉस्ट पर यूनिट इनको मैयर कर ही नहीं सकते। हम इनको एक यूनिट के लिए मैयर कर ही नहीं सकते, और इनकी कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सकते हैं कि एक यूनिट को बनाने के लिए ये इतने की लगी, इतने का लगा है मटीरियल, इतने का लेबर लगा है, इतने के एक्सपेंसेस लगे हैं। तो इन सबको हम कहाँ पे डील कर रहे होंगे, ओवरहेड्स के चैप्टर में। ओवरहेड्स के चैप्टर में हम क्या करेंगे कि भाई ये जो कॉस्ट है ये पर यूनिट है ही नहीं, तो इनको जबरदस्ती पर यूनिट बनाएंगे। तो जबरदस्ती पर यूनिट बनाने का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ देख रहे होंगे हम, ओवरहेड्स के चैप्टर में। अजीब, बाय नेचर में दोनों कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। जी, बाय नेचर में हम कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, फिर मटेरियल में आगे सब क्लासिफिकेशन हो जाती है कि डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, मेजर कैटेगरी ये है कि बाय नेचर में आप लिख दोगे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, फिर इनको फर्दर खोल दोगे तो ये इसके अंदर ही कवर हो रही होती हैं सारी। ठीक है, समझ आ जी गया आपको। जी जी। अच्छा जी, ये ओवरहेड्स हैं, फिर हम इनको फर्दर डिवाइड कर देंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, इनमें से हम देख लेंगे कि भाईजान प्रोडक्शन में कौन सी लग रही है और नॉन प्रोडक्शन में कौन से खर्चे हो रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि कॉस्ट को बाय नेचर अगर हम डिवाइड करें तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में कर सकते हैं। फिर वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब के सम को हम क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट। तो जब भी प्राइम कॉस्ट आ जाए तो उसका मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इन सब के सम को हम क्या कहेंगे, ओवरहेड्स। ठीक है, अब हम ओवरहेड्स में हम क्या करेंगे, हम इनको फर्दर कैटेगराइज कर देंगे प्रोडक्शन में और नॉन प्रोडक्शन के अंदर। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन में कोई मशीन ऑयल है, हमें नहीं पता एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मशीन ऑयल लगता है। ठीक है, लेकिन ये मशीन का जो ऑयल है वो प्रोडक्शन से रिलेट करता है खर्चा। ठीक है, कोई हमने ग्लू है, हमें नहीं पता एक यूनिट बनाने के लिए कितनी ग्लू लगती है, इसीलिए तो वो इनडायरेक्ट में आया है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन हम उसको कहेंगे कि क्योंकि ये प्रोडक्शन के अंदर लगती है ना ग्लू, तो ये प्रोडक्शन का खर्चा है।
इसके अलावा हम कहीं सुपरवाइजर की सैलरी, जैसे हम ऊपर मिसाल लेके आए थे कि सुपरवाइजर की क्या है हमारे पास सैलरी। तो अब हमारे पास नॉन प्रोडक्शन के खर्चे में हम क्या लेंगे, कोई हमारा सेल्स मैनेजर है, उसका काम प्रोडक्शन करना नहीं है, उसका काम क्या है, सेल्स करना है, तो वो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता। ऑडिटर की फीस नॉन प्रोडक्शन का खर्चा है भाई। ऑडिटर आएगा, उसने क्या प्रोडक्शन में हाथ बंटवाना है हमारा? नहीं, ऑडिट करके चला जाएगा। कोई हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी प्रोडक्शन का खर्चा है? नहीं, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, पर यूनिट के लिए हमें पता ही नहीं है कितना कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि एक यूनिट के लिए आपने इतने पैसे पे किए? नहीं। जो हमारी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है वो तो ओवरऑल हो रही थी। केएफसी को देख लो, उन्होंने अपने बर्गर की प्रमोशन की होती है, क्या उन्होंने लिखा होता है कि एक बर्गर को प्रमोट करने के लिए हमने इतने पैसे दिए? नहीं। मे बी बैक एंड के ऊपर उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन वो कॉस्ट हमारे लिए क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब हम यहाँ पे अगर इनके फार्मूले की एक समरी बना लें, फार्मूला की समरी क्या है कि जो हमारी प्राइम कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ जी। हमारी प्राइम कॉस्ट आई पहले नंबर में, दूसरे नंबर पे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब लफ्ज पे गौर करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। तो इसके अंदर हम प्राइम कॉस्ट, इन तीनों को लिखने की बजाय मैं सीधे लिख देता हूँ कि प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट के अंदर हम प्रोडक्शन के ओवरहेड डाल देते हैं। मैंने नाम लिखा था प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। ये आगे प्राइम कॉस्ट तमाम डायरेक्ट खर्चे, और ये आगे तमाम इनडायरेक्ट खर्चे, ये आगे डायरेक्ट खर्चे, और ये क्या आगे इनडायरेक्ट खर्चे। ये प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट होगी पूरी। ठीक है। नॉन प्रोडक्शन के ओवरहेड्स वो कहाँ चले जाएंगे, हम उसको मार्जिनल ऑप्शन कॉस्टिंग में देखेंगे जाके। यहाँ हमारा बेसिक मकसद क्या है कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें, और प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, बेचने की कॉस्ट नहीं, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा है। तो उसमें डायरेक्ट भी आएगी और इनडायरेक्ट भी आएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो हम बात कर रहे हैं टोटल, तो हम क्या कहेंगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी, जमा कोई नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर, बताओ जी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। अच्छा जी, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, ये हमारे लिए नया टर्म है। कन्वर्जन जैसे लफ्ज कन्वर्ट से निकला, ये चीजों को कन्वर्ट कर देता है। कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो चीजों को कन्वर्ट कर देती है, तो हम कहेंगे कि जो डायरेक्ट लेबर है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यानी हम डायरेक्ट मटेरियल खरीद के लेके आए हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल खरीद के लेके आए हैं, उनके ऊपर जब ये दो खर्चे होते हैं ना, लेबर, उनके ऊपर लेबर का खर्चा हम करते हैं और अदर एक्सपेंसेस करते हैं, तो ये फिनिश गुड में क्या हो जाते हैं, फिनिश गुड्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। इसलिए इनको हमको क्या कह देते हैं कि ये कन्वर्जन कॉस्ट है। ये रॉ मटेरियल को, ये जो हम रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, इसके ऊपर जब हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाते हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसके अंदर हम लगाते हैं, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हम इसके अंदर जब लगाते हैं, ये तीन चीजें जब इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये क्या कर देती है, फिनिश गुड्स बना देती है। ठीक है, कन्वर्ट कर देती है उसको एक फिनिश गुड के अंदर। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे डील नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लो। सर जी, कन्वर्जन कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट भी आती है। जी जी, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट भी आती है। ये प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मटेरियल है, जो हमारे पास मटेरियल, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल है, उसके ऊपर जब ये कॉस्ट लगती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश गुड के अंदर। तो इसके अंदर ये तीनों कॉस्ट आती हैं, कौन सी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है।
जी जी। अच्छा। एक सेकंड, मेरी लगता है स्क्रीन को जरा कोई इशू हो गया। अच्छा, अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया सब कुछ, ठीक है। ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ एक जल्दी से, यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं बाय नेचर तक, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा कि जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है, कि कॉस्ट को हम क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट। ये अब आपने ना जरा कान खोल के सुना, ठीक है। जाग रहे हो ना? जी जी। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कि हम कॉस्ट को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये पूरी क्लास की समरी है, ठीक है। हम हमारी पूरी कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या मकसद है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मकसद है, कि हमने एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, मतलब जो हमने एक यूनिट बनाया है उसकी क्या कॉस्ट हमें आई है। क्योंकि अगर हम ये निकालने का मकसद क्या था, कि हमने एक चीज़ की कॉस्ट जब निकाली, फॉर एग्जाम्पल हमें पता लग गया कि एक चीज़ कॉस्ट 100 रुपये की कर रही है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, अपना मार्जिन मार्कअप ऐड करेंगे। हम कहेंगे कि हम 10 रुपये का प्रॉफिट इसमें कमाएंगे, और 110 रुपये की हमारी क्या हो जाएंगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट इसलिए निकालना ज़रूरी है। और अगर हमने गलत निकाली, 90 निकाल दी, और हालांकि हमारा खर्चा हुआ होगा 100, तो हम क्या अपनी तरफ से सोच रहे होंगे कि 10 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा होगा। ठीक है, ये तो हमें एंड पे जाके पता लगेगा, कि जब हमारे के खर्चे हो जाएंगे, जब हम प्रॉफिट करने लगेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है, तो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। और हमने उसके बाद पढ़ा था जी कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं। कॉस्ट सेंटर्स जैसे हमारे कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट। उन डिपार्टमेंट को हमने कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट है नॉन प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट। वहां पे प्रोडक्शन नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है, इसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ओवरहेड्स में भी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो गया हमारा, इसकी मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि हमने बाय नेचर क्लासीफाई कर देना है कॉस्ट को। हमने 6 कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज पढ़ी, कि हम बाय नेचर, बाय फंक्शन, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, और उसके अलावा हम बाय बिहेवियर देखेंगे कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट देखेंगे, पीरियड की कॉस्ट देखेंगे। तो हमने 5 तरीके से पढ़नी है क्या क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की। उसमें से हमने सबसे पहला तरीका बाय नेचर पढ़ा। बाय नेचर में हम नेचर के हिसाब से बांट दो, यानी एक चीज मटेरियल है, एक चीज लेबर है, और एक चीज अदर एक्सपेंसेस उसके ऊपर कोई लग रहे हैं। फिर मटेरियल में 2 कैटेगरीज आ गई, कि डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल के लिए 2 निशानियां याद रखनी है, कि जो हम एक यूनिट को बनाने के लिए आइडेंटिफाई कर सकें, उस चीज को हम कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए इतना मटेरियल लगता है, इतना दही लगता है, इतने चावल लगते हैं, आप सेवर फूड हो इतने चावल लगते हैं, तो हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल है। या दूसरी निशानी ये कि वो डायरेक्ट जो मटेरियल की जितनी भी कॉस्ट लगी है, एक मटेरियल की 100 रुपये लगी है, वो उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा, मतलब सिर्फ चावल चावल 70 रुपये के लगे, तो हम कहेंगे जो चावल है ना वो क्या होंगे, हमारे डायरेक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन उसमें जो घी शी डाला है, उसके अंदर कोई हमने पुदीना शुदीना डाला, धनिया डाला है, वो 2 रुपए का, 3 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, तो इनसिग्निफिकेंट चीज क्या हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में चली जाएगी। इसी तरीके से हमने इसको भी कैटेगराइज कर दिया था, डायरेक्ट होगी और ये इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी और इनडायरेक्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी लेबर कॉस्ट लगी है, मतलब ये मजदूर जो खड़ा है, मशीन ऑपरेटर को हमने कितनी तनख्वाह दी है एक यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर। और हमारी लेबर कॉस्ट हम कहेंगे इस साल हमारी इस यूनिट के ऊपर बनाने के लिए हमारी लेबर जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 100 रुपए की। इसमें से हमने जो मशीन ऑपरेटर है ना उसको ही सिर्फ 80 रुपये दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन भी है। ये वाला टेस्ट लगा के भी हमें पता लग जाएगा कि ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इसी तरह इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकते हैं।
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ये सही सेम टेस्ट आपने लगा लेना। ठीक है, ये एक्सपेंस आएगा यहाँ भाई। ठीक है, अच्छा आपने ना इसके ऊपर ये टेंशन नहीं लेनी कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद मारा हुआ है, ठीक है, और आप लोग इसको कैसे नोट डाउन करोगे, ये आपको मैं प्रॉपर एक पीडीएफ के फॉर्म के अंदर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ खुद ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा, इस तरीके से नहीं लिखा होगा, एक एग्जाम्पल हर चीज़ इसके अंदर लिखी होगी। तो उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रख के यहाँ पे आंखें खोल के समझना है सिर्फ। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि हमारी प्राइम कॉस्ट क्या होती है जी। प्राइम कॉस्ट में हमने सीधे से पढ़ा था कि जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल है, प्राइमरी इतनी ये कॉस्ट लग रही थी, मिसाल के तौर पर कॉस्ट एक यूनिट की, जो एक यूनिट बनाया हमने, एक हमने सेवर की बिरयानी की प्लेट बनाई है, ठीक है, हम सेवर वाले हैं, उसके ऊपर 100 रुपया लगा है पूरी कॉस्ट, उसमें सब कुछ है, मटीरियल लेबर अदर एक्सपेंसिस। प्राइमरीली ज्यादातर इसके अंदर क्या खर्चा हुआ है, हम कहेंगे ज्यादातर डायरेक्ट मटेरियल ही लगा होगा, 70 रुपए के चावल लगे होंगे, डायरेक्ट लेबर जो लेबर को तनख्वाह दी होगी वो लगी होगी, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस किया होगा, अगर हम इन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जमा कर दें, ये तकरीबन यही 90 रुपए के बन रहे होंगे। इसीलिए इसको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है कि प्राइमरीली यही कॉस्ट होती है जो हमारी लग रही होती है, बाकी जो है वो इनसिग्निफिकेंट सा पोर्शन हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्राइम कॉस्ट रखा गया। फिर हमने पढ़ा था जी क्या नाम लेते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास, प्रोडक्शन की कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट को जमा कर दो। फिर हमने क्या पढ़ा था जी, हमारी, क्या पढ़ा था हमने, कन्वर्जन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। हमने प्रोडक्शन को, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट पढ़ी थी हमने, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से हम खर्चे कर सकते हैं, तो हमने कहा था उसमें प्राइम कॉस्ट को डाल दो, मतलब ये बनाने के लिए खर्चा है ना सारा, पूरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। फिर हमने पढ़ा था उसके अंदर प्रोडक्शन के ओवरहेड्स डाल दो, इसको हमने कहा था कि इनडायरेक्ट खर्चे ये क्या होते हैं, ओवरहेड्स। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन के ओवरहेड्स यहाँ पे ऐड कर दी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वर्जन कॉस्ट, जो एक चीज को कन्वर्ट कर देती है, रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर देंगे फिनिश गुड के अंदर, तो वो कौन सी कॉस्ट है, इसके ऊपर डायरेक्ट लेबर लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे, और प्रोडक्शन के ओवरहेड जब इसके ऊपर लग जाएंगे तो बस अब ये चीज जो है ना फिनिश